Hi, my dear students. Welcome to Let's Crack CBSE 9th and 10th. And today is day 7 of Arambh Hai Prachand series. Yes. So I know all of you are eagerly waiting for this series. बहुत टाइम हो गया, बहुत डिले हो गया बीच में. And then I am back. But don't worry, I am back with a very nice lecture, very informative lecture, very important lecture from the point of view of CBSE boards 2021. ओके, तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलने वाली है. ये वाला टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अपनी बुक्स भी लेकर आ जाइए. ओके, देन इट विल बी बेटर फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस. ओके किड्स, चलो. So let us start with my introduction. I am your teacher, Rashmi Singh, your teacher. RSYT is my code. कभी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बारे में सोचे तो प्लीज़ ये कोड यूज़ कर लीजिए, RSYT. You will be getting a 10% discount. If you want to follow my link, if you want to follow my profile, go to this link. It is there in the description box as well. So kids, what is life? Life is just a matter of choices, right? Like we always do this small activity before our classes. Today also we are going to start with this small activity. Life is just a matter of choice. This is a very strong sentence and I completely believe in this sentence. It's not just a group of 4 or 5 words. It is very important sentence, okay? Something to really think about in your life. So yes, अभी आपके पास 5 महीने बचे हैं, राइट, एग्जाम्स के लिए. 1 अक्टूबर से अगर आप काउंट करते हो, 15 फेब को आपका एग्जाम है. यू जस्ट हैव गॉट 5 months. नाउ लाइफ इज अ मैटर ऑफ चॉइस. सिचुएशन ए, यू आर गेटिंग रियली वरिड एंड रियली टेंस्ड कि ओ माई गॉड, सिर्फ 5 ही महीने बचे हैं, क्या किया जाए, अभी तक तो कुछ भी नहीं कंप्लीट किया. माई गॉड, बहुत डर लग रहा है मम्मी, बहुत डर लग रहा है पापा. सारे फ्रेंड्स को फ़ोन करके बता रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं रहे हो, सिर्फ डिस्कस कर रहे हो प्रॉब्लम को, राइट. सेकेंड इज, मतलब यहाँ पर आप कर्म भी नहीं कर रहे हो और आप सिर्फ चिंता कर रहे हो. कर्म मत करो लेकिन चिंता करो वाली सिचुएशन. सेकेंड सिचुएशन इज व्हाट, कि हम कोई टेंशन में भी नहीं है, अभी तो 5 महीने बचे हैं, आराम से पढ़ लेंगे वाली सिचुएशन. ओके, कि ना टेंशन है, ना कर्म है, ना प्रॉब्लम का डिस्कशन हो रहा है. अभी हमें ध्यान ही नहीं है कि बोर्ड एग्जाम भी होने वाले हैं फरवरी में, ठीक है. सुपर रिलैक्स, ओनली वॉचिंग IPL एंड एन्जॉइंग माई सेल्फ. ओके, now the third choice is what, you have this realization ki yes, I have just 5 months left. Okay, I know it is not a very long period of time, but again it is also not very short period of time. Still I have 150 days in hand. How to plan my studies better and how to execute the plan. सिर्फ plan बनाने से तो काम नहीं चलेगा, execute भी करना पड़ेगा. सो लाइफ इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस. वॉट डू यू वॉन्ट टू डू. आप सिर्फ कर्म की चिंता करना चाहते हो, कर्म करना ही नहीं चाहते हो, या कर्म करके और फल की चिंता भगवान पे छोड़ना चाहते हो, राइट. तो बच्चों, आप बिल्कुल मेरे हिसाब से मैक्सिमम बच्चे जो मेरे हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बहुत अच्छे से जानती हूँ. मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू हैव द थर्ड, दे आर गोइंग टू मेक द थर्ड चॉइस विच इज़ रियली गुड. ओके, और इसमें मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है. आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लीजिए, वहाँ पर आपकी बिल्कुल प्लानिंग के हिसाब से ही पढ़ाई होती है, टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है, डाउट क्लियर होता है. अगर प्लस नहीं ले सकते हो तो स्पेशल क्लासेस पे भी आकर के पढ़ सकते हो. एवरी डे 12:30 PM. अक्टूबर से मे बी टाइम जो है वो चेंज हो सकता है बच्चों, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का स्कूल खुल गया है. तो आई एम थिंकिंग टू चेंज द टाइम, बट आई विल इन्फॉर्म यू. ओके, अगर टाइम चेंज होगा तो मैं आपको डेफिनेटली इन्फॉर्म करूँगी. 12:31 इन्हीं में से कोई एक टाइम रखेंगे. जब आप सब्सक्रिप्शन लोगे आपको सारा सब्जेक्ट कवर किया जाएगा, वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट होगा. जस्ट डाउनलोड द ऐप. सेकंड स्टेप इज़ सेलेक्ट द मैनेज गोल. थर्ड स्टेप इज़ गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना है. एंड नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको RSYT कोड यूज़ करना है, ठीक है. वहाँ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, मेरा गाइडेंस मिलेगा, एंड देन यू कैन रिडीम द क्रेडिट एंड टेक द सब्सक्रिप्शन. कीप काम एंड स्टडी. ओके, चलो, आज हमारा डे 7 है बच्चों, एंड हम लोग ऑलरेडी डे 6 पे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड आइडिया ऑफ नेशन पढ़ चुके थे, राइट. हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया था नेपोलियन के आने के बाद जाने तक,
राइट, वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था. हाउ नेपोलियन हैज़ बिकम अ हीरो, देन ही बिकम्स अ टायरेंट एंड देन ही लूजेस द बैटल ऑफ वाटरलू, वहाँ तक हमने पढ़ा था. हमने फ्रांस के बारे में ही अभी तक पढ़ा है. अभी यूरोप के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर में कुछ अभी डिस्कशन स्टार्ट नहीं हुआ है. ठीक है. In this lesson we are going to study about that what is the situation in Europe. Like we are aware with the situation in France. The people in France are basically imagining the modern state, and somewhere they have even got the experience of nation state, right? Modern state जब आपके अंदर एक feeling है कि हम सब एक जगह को belong करते हैं, एक sense of collective belonging है, culture same है, shared history है, and a nation state becomes when a government is formed. एक formal government जब form होगी तब जाकर के nation state बनेगा. तो फ्रांस में ये चीज़ें हैं. बट व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द यूरोप? ओके, तो हम ये चैप्टर आज सेकेंड टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, एंड वी आर गोइंग टू कवर ऑल द आइडियोलॉजीज, लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म एंड रिवोल्यूशनरीज के आइडियोलॉजी कवर करेंगे. ओके किड्स, सो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, दिस इज द टॉपिक, दिस इज द हेडिंग. आपके बुक के अंदर भी आप देख लो. नाउ अगर हम बात करें मिड 18th सेंचुरी की, मिड 18th सेंचुरी मतलब समवेयर बिटवीन 1750s. ओके, तो एक्चुअली में आप देखोगे कि यूरोप के अंदर कोई नेशन स्टेट्स तो हैं ही नहीं. ठीक है. इनफैक्ट ये जो पूरी की पूरी टेरिटरी है वहाँ पर हर जगह पे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हैं, एम्पायर्स हैं. वी हैव स्टडीड इन द previous class only that there were three prominent empires: Bourbon dynasty, Austro-Hungarian Habsburg Empire and the Ottoman Empire, right? तो हर जगह पे ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज हैं, उनकी खुद की डिफाइंड टेरिटरीज है. पीपल लिविंग इन दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव एनी सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग. देयर ट्रेडिशन इज डिफरेंट, देयर कल्चर इज डिफरेंट, देयर वे ऑफ wearing the clothes, eating foods, their dance, their music, their language, everything is so different. Okay, so the only tie which is basically bonding all these people together, जो एक चीज़ जो इन सब के अंदर कॉमन है वो यही है कि हर जगह पे एम्परर है और they all are under the rule of a monarch. ठीक है, हर जगह पे क्या चल रही है भाई? मोनार्की चल रही है. बस यही एक सिंपल कॉमन चीज़ है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यूरोप के अंदर. ठीक है. तो ऐसे में अगर हम 1750s के टाइम की बात करें, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट इमर्ज? ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा. ठीक है, तो सीआईडी की टीम को बुलाते हैं और दया जो है वो जा करके इन्वेस्टिगेशन करके आएगा. इज इट सो? हाँ, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है. राइट, यहाँ पे आपकी रश्मि सिंह, योर टीचर, RSYT मेरा कोड है. मैं ही आपको बताऊंगी हाउ डिड द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इमर्ज. ओके, तो बच्चों आपको बिल्कुल अच्छे से पता है 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है वो हो चुका है. ठीक है. फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले फ्रांस के अंदर कैसा सोसाइटी का स्ट्रक्चर था आपको ये भी पता है, आपने लास्ट वाले क्लास 9 के अंदर पढ़ा है. दैट देयर वाज वन ओल्ड रेजिम, एक एंशियंट रेजिम चलता था जिसके अंदर सोसाइटी जो थी वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी. फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, थर्ड स्टेट. एंड फ्रांस के अंदर आफ्टर 1789 एक्चुअली में जो सोसाइटी का पूरा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया. ठीक है. फ्रांस पूरे यूरोप के अंदर जो भी इम्प्लीकेशन आते हैं वो हमेशा फ्रांस से आते हैं. मैंने पहले वाले लेक्चर में भी कहा था आपको कि फ्रांस को सेंटर में रख के पूरे चैप्टर को समझने की कोशिश करो. ठीक है. तो अगेन हम नेशनलिज्म कैसे इमर्ज हो रहा है फिर से हम फ्रांस में जा कर के देखेंगे कि वहाँ पे सोसाइटी का स्ट्रक्चर क्या हो रहा है. ठीक है. उससे पहले मैं आपको एक मैप में दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है अपने यूरोप के अंदर. ठीक है ना. किंगडम ऑफ स्पेन है, किंगडम ऑफ फ्रांस है. वी हैव गॉट यहाँ पर पूरा का पूरा ये जर्मन फेडरेसी है जो कि सॉल्वेरियन यूनियन जिन लोगों ने बनाया था इसके बारे में भी हम बात करेंगे. यहाँ पे किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन है, किंगडम ऑफ पोलैंड है, एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया है, ऑटोमन एम्पायर है, किंगडम ऑफ सिसिलीज है, पैपल स्टेट्स हैं, रशियन एम्पायर है, किंगडम ऑफ स्वीडन, नॉर्वे. सो दीज ऑल आर अंडर मोनार्की. Everyone is under monarchy. Then how this idea emerged? Okay, this idea emerged because of the change in the society. ठीक है.
वो कैसे हुआ देखो बच्चों, जैसे ही 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, अब जो सोसाइटी है ना वो एक नए तरीके से स्ट्रक्चर्ड हुई। सोसाइटी के अंदर आपको दो ग्रुप्स देखेंगे, एक तो है लैंडेड एरिस्टोक्रेसी एंड पेजेंट्री। ओके, नाउ द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट इमर्ज आइदर इन द लैंडेड एरिस्टोक्रेसी और in the peasantry. So how did the idea of nationalism emerge? Again I am repeating the same question. So जब आप ये टॉपिक पढ़ोगे इसके लास्ट लाइन में आपको दिख जाएगा इस बुक के अंदर, it was among the educated liberal middle classes that the ideas of national unity following the abolition of aristocratic privileges gained popularity. अब ये लिबरल मिडिल क्लास आया कहाँ से, ये हमें जानना है, ठीक है। तो टिल नाउ वी आर वेरी क्लियर। 1789 के पहले हमारे पास क्या था, ओल्ड रेजीम चल रहा था। ओके, देन व्हाट हैपेंड, देन बेसिकली द सोसाइटी हैज seen a change and now landed aristocracy and peasantry are the two group of people out of which even peasantry is in majority, landed aristocracy जो है वो क्या है, वो माइनॉरिटी में है, ठीक है। अब ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है, ये एक डोमिनेंट क्लास है। अरिस्टोक्रेट्स क्या होते हैं बच्चों, अरिस्टोक्रेट्स आर बेसिकली दोज पीपल हु हैव गॉट ह्यूज वास्ट ओनरशिप ऑन लैंड, उनके पास वास्ट स्टेट्स हैं इन द कंट्री साइड एंड इन द टाउन्स एज वेल, एंड समवेयर दे बिलोंग टू द मिलिट्री कैटेगरी ऑल्सो, ठीक है। तो जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में क्षत्रिय होते हैं, उनसे आप कंपेयर कर सकते हो। सो दे वर द डोमिनेंट क्लास एंड दे हैड अ कॉमन वे ऑफ लाइफ अक्रॉस यूरोप। पूरे यूरोप में जो भी अरिस्टोक्रेट्स हैं सबकी लाइफ स्टाइल जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। सभी के पास जितने भी लैंडेड एरिस्टोक्रेसी है उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है। दे स्पोक फ्रेंच थ्रू आउट यूरोप, जो भी अरिस्टोक्रेटिक क्लास वाले लोग हैं दे ऑलवेज टॉक्ड इन फ्रेंच लैंग्वेजेस, एंड दे वर समवेयर कनेक्टेड थ्रू द टाइज ऑफ मैरिजेस। मतलब जितने अरिस्टोक्रेट्स थे वो अपने बच्चों की शादी आपस में अरिस्टोक्रेट्स में ही करवाते थे। वाई? बिकॉज दे डोंट वांटेड कि कुछ लड़ाई झगड़े हो जाएं अगल बगल के देशों के अंदर। ओके, नाउ द अदर ग्रुप इज पेजेंट्री, जो कि मेजॉरिटी है पॉपुलेशन में। और ये जो हमारे पेजेंट्री हैं वो आप देखोगे पूरे यूरोप के अंदर, वेस्टर्न यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल यूरोप के अंदर थोड़े से डिफरेंट है ये। हाउ? बिकॉज वेस्टर्न यूरोप के अंदर तो इनकी खुद की छोटी छोटी सी ज़मीन है और ये उस पर क्या कर रहे हैं, अनाज उगा रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं या फिर सर्वडम कर रहे हैं। बड़े बड़े एरिस्टोक्रेट्स के ज़मीन पर ये लोग काम कर रहे हैं एज अ बॉन्डेड लेबर। But in the Eastern Europe or in the Central Europe, what you will see that here there are vast land holdings, मतलब बहुत बड़े बड़े ज़मीन हैं, आइदर लैंड ओनर्स के, अरिस्टोक्रेट्स के, या फिर हम प्रूशिया की अगर बात करें तो वहाँ पे जंकर्स हैं। जंकर्स वो लैंड ओनर्स हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीन है, ठीक है। दे आर नॉट अरिस्टोक्रेट्स, बस उनके पास बहुत बड़ी ज़मीनें हैं। तो वहाँ पर कलेक्टिव फार्म्स के ऊपर ये लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ठीक है। सो इन वेस्ट दे हैव गॉट स्मॉल लैंड होल्डिंग्स एंड इन ईस्ट दे आर वर्किंग ऑन द वास्ट स्टेट्स, बट एज अ सर्फ, एज अ बॉन्डेड लेबर दे आर वर्किंग। ओके, नाउ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी और पेजेंट्री के साथ साथ आप क्या देखोगे, देयर इज अ थर्ड क्लास विच इज एमर्जिंग इन यूरोप। ओके, या फिर आप बोल सकते हो एक्चुअली दे आर टू क्लासेस विच आर एमर्जिंग नाउ। आपको पता है कुछ लोग जो है उनके पास बहुत ज़मीन है, ज़मींदारी कर रहे हैं, कुछ लोग खेती कर रहे हैं। बट अब क्या होता है यूरोप के अंदर बच्चों, आप देखते हो 1840s के आसपास इंडस्ट्रियलाइजेशन होना शुरू होता है, एक प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन। उसके पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, ठीक है। अगर आप में से किसी ने एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो ये आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जब होना शुरू हुआ ना तो यूरोप के अंदर दो और क्लासेस इमर्ज हो गई। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद लैंडेड एरिस्टोक्रेसी तो थी ही, पेजेंट्री तो थी ही। नाउ वी हैव गॉट टू मोर क्लासेस। वन इज़ द मिडिल क्लास, जो कि इंडस्ट्री के ओनर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, मर्चेंट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है। एंड अनदर ग्रुप आर द पीपल हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, वर्कर्स हैं, तो उनको बोला गया है वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, ठीक है। नाउ दिस होल कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म बेसिकली emerged in the middle classes population, ठीक है। जो ये मिडिल क्लास पॉपुलेशन है जो कि ट्रेड करके पूरी दुनिया घूम कर आई है,
इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं ये लोग, ये मर्चेंट हैं, ये बहुत सारी जगह पे घूम फिर कर आए हैं. सो दे हैव अ सेंस ऑफ, यू कैन से अ सेंस ऑफ राइट्स, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ एनलाइटनमेंट. ये फिलोसफर्स से बात करके यहाँ वहाँ घूम कर आए हैं. दूसरे देशों में इन्होंने देखा है कि भाई मोनार्क्स जो होते हैं या जो राजा होते हैं वो अपने सब्जेक्ट्स का बहुत ख्याल रखते हैं. यूरोप में ऐसा नहीं है. सो दैट इज़ वाई दे हैव कम अप विद दिस आइडिया कि या तो राजा जो है वो बिल्कुल अपने प्रजा का ध्यान रखने लग जाए, या फिर राजा जैसी कोई चीज़ ही ना हो, कोई भी राजा बन पाए. ओके, सो ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यू सोशल ग्रुप्स केम इन टू बिंग, अ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, a middle class is made up of industrialist. Okay, so we have got two classes, working class and middle class. Now these middle class people and these working class people come up with different ideology. इन सबकी सोच अलग अलग होगी. ठीक है, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ इंडस्ट्रियलिस्ट ही लिबरल होंगे या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट ही रिवोल्यूशनरी होगा. ये आइडियाज़ हैं, किसी के अंदर भी हो सकते हैं. ठीक है, तुम भी हो सकते हो लिबरल, मैं भी लिबरल हो सकती हूँ, मैं रैडिकल भी हो सकती हूँ, तुम भी हो सकते हो. ठीक है, कोई भी हो सकता है. ओके, सो लेट अस डू सम क्वेश्चंस एंड देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हु वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप after French Revolution? You have to tell me. Okay, so first option is A, middle class population, B, working class population, C, landed aristocracy, D, peasantry. इनमें से कौन सा डोमिनेंट क्लास है? अभी जस्ट हमने स्लाइड पे देखा है. ओके, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5 4 3 2 1 on your mark, get set, go. Yes, kids, I think you all are right, and the answer is landed aristocracy. New social groups emerged because of, so the new social groups were working class and middle class. ये दोनों groups कैसे emerge हुए हैं, क्यों emerge हुए हैं? Due to nationalism, A option. Due to industrialization, B option. Due to revolution, C option. और due to overthrow of monarchy, D option. क्या होगा? 5 4 3 2 1 on your mark, get set, go. I hope all of you have answered it really well. Yes, this is B. इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते हमारे पास दो नए सोशल ग्रुप्स इमर्ज होकर के आए हैं, दैट इज वर्किंग क्लास एंड मिडिल क्लास. ओके, सो ओल्ड रेजीम, then landed aristocracy and peasantry, and finally we have got two more classes, working class and मिडिल क्लास. ओके, अब ये जो आइडियाज़ हैं ये सारे के सारे लोगों के अंदर हो सकते हैं. अरिस्टोक्रेट्स के अंदर ये तीन जो आइडियोलॉजी हमारी लिबरल, रेवोल्यूशनरी, कंजर्वेटिव्स की, अरिस्टोक्रेट्स के अंदर हो सकती है, पेजेंट्री के अंदर हो सकती है, मिडिल क्लास लोगों के अंदर हो सकती है, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के अंदर भी हो सकती है. ओके, नाउ वन मोर क्वेश्चन. आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी emerged among middle class population, A, working class population, B, landed aristocracy, C, और peasantry, D. अगर आपने ध्यान से अभी तक पूरा लेक्चर सुना है तो ये बच्चों का खेल है ये क्वेश्चन. ओके, इट्स चाइल्ड्स प्ले. ओके, एंड आई होप सो तुम लोगों ने ध्यान से सुना हो. ओके, तो 5 4 3 2 1 on your mark, get set, go. And the answer is A, middle class population. middle class population के अंदर आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी, और या फिर बोल सकते हो नेशनलिज्म का आइडिया सबसे पहले आया. ओके किड्स, अब आगे बढ़ते हैं हम. What did liberal nationalism stand for? So now there were a group of people जो कि liberals थे. Actually liberalism जो word है वो Latin root word liber से आया, जिसका मतलब होता है free. ठीक है, अब ये जो ग्रुप ऑफ पीपल थे इनकी अलग अलग आइडियोलॉजी थी, एंड दिस आइडियोलॉजी बिकम रियली पॉपुलर इन द 19th सेंचुरी. उनके अंदर 19th सेंचुरी में नेशनल यूनिटी का जो आइडिया है वो उसको ये लोग सामने लेकर आते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं कि नहीं, हमें क्या करना है, हमें नेशन क्रिएट करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन हैव बेटर गवर्नेंस. ओके,
तो इनका पॉलिटिकल आइडिया क्या था? दे वांटेड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड नेशनल यूनिफिकेशन. ओके, सो एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न्ड, व्हाट वर देयर डिमांड्स कि एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और ऐसे लोग जिनका कल्चर अलग एक जैसा है, जिनकी शेयर्ड हिस्ट्री है, जिनका लैंग्वेज एक जैसा है, उनका यूनिफिकेशन होना चाहिए, एक नेशन स्टेट क्रिएट होना चाहिए. ठीक है. नाउ व्हाट वाज देयर सोशल आइडिया? दे वर अगेंस्ट द क्लास बेस्ड पार्शियलिटीज. जो पुराने ज़माने में लैंडेड एरिस्टोक्रेसी बोल लो, या फिर पुराने ज़माने में जो फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट हुआ करता था, या अभी जो बेस्ड ऑन बर्थ जो प्रिविलेजेस दिए जा रहे थे राजा को, अरिस्टोक्रेट्स को, नोबिलिटीज़ को, दे वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दैट. दे वर अगेंस्ट सर्वडम ऑल्सो, कि उनको ऐसा लगता था कि आप जैसे हम इंडस्ट्री के अंदर वर्कर्स से काम करा रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, ऐसे ही अरिस्टोक्रेट्स भी अगर पेजेंट्स से काम करा रहे हैं तो उनके पास, पेजेंट्स के पास भी कुछ राइट होना चाहिए और उनको पैसे मिलने चाहिए. सो दे वर अगेंस्ट सर्वडम. ये बॉन्डेड लेबर, सर्वडम का मतलब होता है बॉन्डेड लेबर. दीज पीपल वर अगेंस्ट सर्वडम. जो जितनी मेहनत कर रहा है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलने चाहिए, ऐसा मानना था इनका. एंड दे वर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, कि अच्छा सिर्फ तुम क्लर्जी में पैदा हो गए हो तो तुमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ये कोई तुक नहीं है. ओके, या फिर सिर्फ तुम नोबिलिटी के खानदान में पैदा हो गए हो तो तुम सारे टैक्स कलेक्ट कर लोगे. दिस इज नॉट राइट. सो दे वर नॉट अ बिलीवर ऑफ प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ. ठीक है, उनको ये चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद थी. नाउ व्हाट वाज देयर इकोनॉमिक आइडिया? नाउ किड्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस रियली विद लॉट ऑफ सीरियसनेस. आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली ये जो मिडिल क्लास हैं, जिनके अंदर लिबरल्स के आइडिया सबसे ज़्यादा हैं. आई एम नॉट सेइंग लिबरलिज्म वाले आइडिया सिर्फ मिडिल क्लास के अंदर ही हो सकते हैं, हो तो सकते हैं. ये मतलब कुछ लोग बिलोंगिंग टू नोबिलिटी हों और उनके अंदर भी आइडियाज़ हो सकते हैं. जैसे हमने स्टेट्स जनरल की मीटिंग देखी थी, वहाँ पे एबेसेस, मीराबी, ये जो दो लोग थे, दे वर नॉट एक्चुअली बिलोंगिंग टू द दे वर नॉट एक्चुअली द पीपल हु वर मिडिल क्लास पीपल. ठीक है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं थे, वो बिजनेसमैन नहीं थे, मर्चेंट नहीं थे, बट स्टिल उनके अंदर लिबरल वाले आइडियाज़ थे. ठीक है, लेकिन मैक्सिमम लोग जिनके अंदर लिबरल आइडियाज़ है, दे आर बिजनेसमैन, दे आर मर्चेंट्स, दे आर इंडस्ट्रियलिस्ट. एंड एट द एंड ऑफ द डे व्हाट डू दे वांट? दे वांट देयर बिजनेस टू ग्रो. वो चाहते हैं कि उनका ट्रेड अच्छा रहे. ओके, एंड दैट इज़ वाई दे ऑलवेज बिलीव्ड इन द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, एंड देयर शुड बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन किंगडम टू अनदर. अगर मैं फ्रांस के अंदर एक मिडिल क्लास पर्सन हूँ, मेरा कोई बिजनेस है, तो मैं जाकर के ऑस्ट्रिया में भी अपना सामान बेच पाऊँ, प्रूशिया में भी सामान बेच पाऊँ, इटली के किंगडम में भी सामान बेच पाऊँ. मेरा ये भी एक डिमांड है, अदर देन मेकिंग द नेशन, क्रिएटिंग द नेशन स्टेट. तो ये तीन इनके आइडियाज़ हैं, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज़. ओके, बट व्हाट दे वर नॉट इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकली वाज दैट they were not in support of universal adult suffrage. वो ये नहीं चाहते थे कि पॉलिटिकली सबको राइट मिले वोट देने का. दे वांटेड गवर्नमेंट बाय कंसेंट. गवर्नमेंट जो है वो उनकी मंजूरी से बने, जनता की मंजूरी से बने. लेकिन ये कौन सी जनता होगी? ये चाहते थे सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन जो हैं वही वोट देने के लिए उनके पास राइट्स हो. ठीक है, वाई सो? नाउ यू पीपल विल आस्क मी, मैम इतने पढ़े लिखे होने के बाद इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे थे ये लोग? सो द रीज़न इज़ दैट किड्स, इनका मानना था ना कि अच्छे पढ़े लिखे लोग ही बेटर डिसीजन ले पाएंगे, दे आर गुड डिसीजन मेकर्स. सो द राइट टू वोट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू फ्यू पीपल so that they can take better decision. Somewhere their thinking was like Lenin. जब आप रशियन रेवोल्यूशन पढ़ोगे ना, तो लेनिन की आइडिया से आप इनकी आइडिया को कनेक्ट कर पाओगे. लेनिन की जो पार्टी थी, बोल्शेविक्स, दैट वाज नॉट ओपन फॉर ऑल. वाई? बिकॉज वो चाहता नहीं था कि सभी लोग आ जाएं पार्टी में, फिर अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाएँ. ओके, सो बेसिकली दे वर रॉन्ग. ओके, अगर देखा जाए तो एक जो सोशल बेसिस होती है वो इरोड कर रहे थे ये लोग. दे वर अगेंस्ट द वोटिंग राइट्स ऑफ फीमेल. वो लोग नहीं चाहते थे कि सबको, फीमेल को या फिर सारे नॉन प्रॉपर्टेड मैन को भी वोटिंग राइट्स मिले.
ओके किड्स, नाउ आई एज आई हैव टोल्ड यू, ये लोग बिजनेसमैन है और इनका मेन कंसर्न हमेशा क्या रहेगा, इनका ट्रेड ग्रो हो, इनका बिजनेस ग्रो हो. नाउ टू डू दैट व्हाट दे डिड, दे फॉर्म्ड अ कस्टम यूनियन कॉल्ड ज़ोल्वेरियन. नाउ मेनी अ टाइम्स स्टूडेंट्स आस्क मी, मैम ये कस्टम यूनियन होता क्या है, होता क्या है. ठीक है, सो इट्स वेरी सिंपल. कस्टम यूनियन क्या होता है बच्चों, एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज होती हैं जो कि ट्रेड करने के लिए साथ में आ गई होती हैं. ओके, एंड कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज जो होती है इकोनॉमी से रिलेटेड, दे ऑल अग्री ऑन दैट पॉलिसी. ओके, सो अ कस्टम यूनियन इज जनरली डिफाइंड एज अ टाइप ऑफ ट्रेड ब्लॉक which is composed of free trade area and common external tariff. I will explain you these two terms. ब्लॉक क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं. अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज और पॉलिटिकल पार्टी विद कॉमन इंटरेस्ट हु हैव फॉर्म्ड एन अलायंस. ओके, सो इन शॉर्ट कस्टम यूनियन क्या है, सपोज करो अपने पास 4-5 कंट्री है. ठीक है, ये 3 कंट्रीज जो हैं A, B एंड C, इनका एक कस्टम यूनियन है. ओके, and there is another country D which is not a part of custom union. Now what will happen, A B C जो है इनका ये फ्री ट्रेड एरिया है, वो जितना चाहे उतना सामान एक दूसरे के कंट्रीज में बेच सकते हैं. वाई, बिकॉज दे हैव फॉर्म्ड एन अलायंस, कि हम लोग जो है अपनी ट्रेड पॉलिसी ऐसी हमने बना रखी है, हमारा यूनियन है, हम अपना सामान एक दूसरे के देश में भेजेंगे. देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ओके, सो दिस इज कॉल्ड फ्री ट्रेड एरिया एंड दे हैव गॉट अ कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ. मतलब अगर ये डी कंट्री है और ये कस्टम यूनियन में नहीं है और ये बिजनेस करना चाह रहा है ए के साथ या बी के साथ या सी के साथ, तो ये कंट्रीज जो है इनका आपस में अलायंस है, दे विल इम्पोज सेम टैरिफ वेदर इट इज़ ए बी और सी. अगर डी वाली कंट्री आकर के ए में कोई ट्रेड करना चाहेगी, बी में या सी में, उसको सेम टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, सेम टैरिफ पे करना पड़ेगा. इसके लिए ये लोग अग्री करते हैं. दिस इज़ अ काइंड ऑफ कस्टम यूनियन. अब ज़ोल्वेरियन जो कस्टम यूनियन था वो 1834 में फॉर्म किया गया था ऑन द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया. ओके, एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स हु स्पोक जर्मन लैंग्वेज, वो सब ने इनको ज्वाइन किया. सो यू कैन सी नाउ हाउ द लैंग्वेज इज प्लेइंग सच एन इम्पॉर्टेंट रोल, राइट. एक तरीके से इकोनॉमिक नेशनलिज्म लेकर आया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. जितने भी स्टेट्स जर्मन लैंग्वेज में बात करते थे उन लोगों ने कस्टम यूनियन बना लिया. ओके, सो अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म strengthened the wider nationalist sentiments growing at that time. और इसके चलते क्या हुआ, ये जितने भी लोग थे जो कि मिडिल क्लास लोग थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, उन सबके अंदर एक नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आया एंड दे वांटेड कि मोनार्की हट जाए और एक नया गवर्नमेंट आए, नेशन स्टेट क्रिएट हो जाए. ओके, एंड दे वर इन फेवर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि जो पार्लियामेंट बनेगी उसमें रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए जनता के नेताओं का. जैसा कि आज के टाइम पर आप देखते हो लोकसभा राज्यसभा में रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे जा कर के बैठते हैं. ओके, आई थिंक लिबरल्स जो है वो आपको बिल्कुल क्लियर है. ओके, तो अगर क्लियर है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. LA इज़ द यूनिट ऑफ वेट, लेंथ, करेंसी और स्पीड. आपने बुक पढ़ी होगी, आपको पता होगा. ओके, सो द फर्स्ट ऑप्शन ए, वेट, लेंथ, करेंसी और स्पीड. 5 4 3 2 1 ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो. आंसर. आई थिंक तुम सब ने सही आंसर किया होगा. नहीं किया है तो बच्चों आज ही जाकर के NCERT पढ़नी है. ये रश्मि मैम की तरफ से तुम लोगों के लिए होमवर्क है. ठीक है, एंड द आंसर इज लेंथ. नाउ कंजर्वेटिज्म. अब 1815 तक हमने फ्रांस की कहानी तो देख ली थी कि 1815 में क्या हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू. ऑन वन साइड देयर वाज नेपोलियन, ऑन द अदर साइड देयर वाज ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, जिसको आप लोग याद रख सकते हो BARP से. ठीक है, बर्प, BURP, बर्प का मतलब क्या होता है, डकार लेना, राइट. तो उसको U हटा करके A कर दो. बर्प वर्सेस नेपोलियन, right, and this war happened in Waterloo near Brussels which is in Belgium. ठीक है, तो बैटल ऑफ वाटरलू में आपको पता है नेपोलियन जो है वो हार जाता है. ठीक है, एंड ये जो चारों कंट्रीज थी, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, इन सब ने एक क्वाड्रपल अलायंस किया था. ठीक है, कि हम चारों मिल करके नेपोलियन को हराएंगे.
Following the defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by the spirit of conservatism. जैसे ही नेपोलियन हारता है तो जो अभी नई ये जो जितने भी हमारे किंगडम्स हैं, ब्रिटेन के, ऑस्ट्रिया के, रशिया के या प्रूशिया के, उनके अंदर एक नई आइडियोलॉजी आती है जिसको कंजर्वेटिज्म कहा जाता है. ठीक है. नाउ व्हाट इज कंजर्वेटिज्म? अ पॉलिटिकल फिलॉसफी दैट स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, established institutions and custom, and preferred gradual development to quick change. तो कंजर्वेटिज्म में कंजर्व वर्ड आता है. ये जितने भी ग्रुप थे, पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, वो जो हमारे ट्रेडिशन होते हैं पुराने ज़माने के, उनको कंजर्व करके रखना चाहते थे. ओके. दे वॉन्टेड टू क्रिएट इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम. उनको इंस्टीट्यूशन कस्टम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जैसे हमारा ज़ॉल्वेरियन कस्टम यूनियन क्रिएट हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. बट दे वॉन्टेड बहुत ग्रेजुअल, रेडिकल चेंजेस नहीं चाहिए उनको. ठीक है. दे वांटेड ग्रेजुअल डेवलपमेंट. धीरे धीरे सोसाइटी को रीस्ट्रक्चर किया जाए, धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाया जाए. एकदम अचानक से तुम आओ और आकर के बोलो कि पहले कल तक जो थर्ड स्टेट के लोग हैं उनको फ्री घूमने का भी राइट नहीं था, कहीं पे भी फ्रीली काम करने का भी राइट नहीं था, और कल को तुम बोल दो उनको कि तुम ही राजा को चुन लो. तो ये बहुत ही बड़ा चेंज था कंजर्वेटिव्स के लिए. ऐसा नहीं चाहते थे वो. दे वांटेड स्लो चेंज, ग्रेजुअल डेवलपमेंट्स हो. ओके. दे वांटेड टू कंजर्व द आइडिया. जो पुराने आइडियाज़ हैं, ट्रेडिशन हैं, जो पुराने कस्टम्स हैं, उनको ये लोग कंजर्व करके रखना चाहते थे. ओके. एंड नेपोलियन के बाद जब जैसे ही नेपोलियन हार गया, तो ये जितने भी राजा महाराजा थे, रॉयलिटीज़ जो थी ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया की, दे वर वेरी अफ्रेड, दे वर वेरी स्कैर्ड. ओके. इसीलिए ये लोग क्या करना चाहते थे, एक ऐसी ट्रीटी करना चाहते थे जिसके अंदर ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएं. ओके. एंड व्हाट दे डिड, दे साइंड अ ट्रीटी ऑफ वियना, जिसको कांग्रेस ऑफ वियना भी कहा जाता है. एंड इट वॉज होस्टेड बाय ड्यूक मेटर्निक. ड्यूक जो है ना बच्चों, वो कुछ भी नहीं है. ऑस्ट्रिया के राजा को ड्यूक कहा जाता है, रशिया के राजा को ज़ार कहा जाता है, जर्मनी के राजा को काइज़र कहा जाता है. ऐसे ही ऑस्ट्रिया के भी राजा का एक एड्रेस करने का एक तरीका है. ठीक है. तो ड्यूक मेटर्निक जो है, उसने 1815 के अंदर ये ट्रीटी ऑफ वियना साइन किया. ट्रीटी ऑफ वियना में कौन से लोग होंगे? वही होंगे ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया, क्योंकि इन्होंने मिल करके हराया है फ्रांस को. ठीक है. तो और फ्रांस भी होगा, फ्रांस के बीच में ही ट्रीटी होगी. नाउ फ्रांस को रिप्रेजेंट कर रहे थे लुई 18. ठीक है. लुई 18 जो है, उसके पास कुछ ऑप्शन था. फर्स्ट ऑप्शन तो ये था कि नेपोलियन जो भी टेरिटरी जीत चुका है, अब वो फ्रांस के अंदर आ चुकी है, तो वो सारी टेरिटरी को अपने पास रख ले. अपना फ्रांस का एरिया जो है, वो नए जो नेपोलियन के एक्सपेंशन के बाद के एरिया हैं, उसको मान ले फ्रांस का एरिया, या फिर ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रूशिया जो बोल रहे हैं उनकी बात मान ले. ओके. Now Louis XVIII was very scared and he wanted the throne back, क्योंकि लुई 16 के टाइम पे जो इतनी सारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, और नेपोलियन के आने के बाद जो लुई की फैमिली से एक थ्रोन जो चला गया था, वो वापस ये अपॉर्चुनिटी को लूज़ नहीं करना चाहता था. ठीक है. तो वो मान गया कि ठीक है, जो नेपोलियन ने एक्सपेंशन किया है उसको आप लोग वापस कैंसिल कर सकते हो. एंड नेपोलियन के जो भी एरियाज़ एनेक्स किए गए थे, नेपोलियन ने जो भी एरियाज़ को विन किया था, एनेक्स किया था, वो सबको छोटे छोटे किंग्स को दे दिए गए. ओके. सो फ्रांस के इर्द गिर्द ऐसे छोटे छोटे टेरिटरीज फॉर्म कर दी गई, सो दैट कल को फिर से कोई नेपोलियन ना आ जाए फ्रांस में और इतना सारा एक्सपेंशन कर ले. ओके. सो द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस ट्रीटी वॉज द बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर इन फ्रांस. लुई 18 वॉज क्राउंड किंग. ओके. फ्रांस वॉज डिस्पोज्ड ऑफ इट्स कॉन्कर्ड टेरिटरीज. जो भी कॉन्कर्ड टेरिटरी थी वो सारी टेरिटरी फ्रांस को वापस देनी पड़ी. एंड मैनी प्लेसेस वर फॉर्म्ड. नाम वगैरह दिया हुआ है बेटा, जैसे जेनोवा है, सैंक्सनी है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड्स हैं, ये सारी छोटे छोटे किंगडम्स बनाए गए. एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है. नाउ व्हाट डिड दे डू टू द कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स, या जो ज़ॉल्वेरियन जैसी कमिटी या जो कस्टम यूनियंस फॉर्म किए गए थे, उसका क्या किया? नेपोलियंस कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स वॉज नॉट चेंज्ड. इसको चेंज नहीं किया गया. वाई? बिकॉज एक्चुअली ये अच्छा था और राजा के फेवर में था. अगर बिजनेस ग्रो होगा इन सारी कन्फेडरेसीज में, तो अल्टीमेटली ये जो हमारे जितने भी रॉयलिटीज़ हैं उनको टैक्स ज़्यादा मिलेगा.
ठीक है, इसीलिए इसको अनटच्ड रखा गया, इसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई। नेपोलियन के जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे उसको बरकरार रखे गए, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं राजाओं को फ़ायदा था। ओके, लेकिन एक जो सबसे ख़तरनाक चीज़ हुई वो थी इम्पोजिशन ऑफ सेंसरशिप लॉ। सेंसरशिप लॉ क्या होता है? किसी चीज़ को सेंसर करना मतलब वो मीडिया तक नहीं पहुंचने देना, वो जनता तक नहीं पहुंचने देना। ठीक है, तो सेंसरशिप लॉ का मतलब होता है एक राइट टू स्पीच जो है वो छीन लेना। तो जितने भी न्यूज़पेपर वगैरह थे, जो पब्लिशिंग हाउसेस थे, जो कि आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम को प्रमोट करते थे, उन पे सेंसरशिप लगा दी गई कि तुम फ्रीली कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते हो, जनता के सामने अपने ओपिनियंस नहीं रख सकते हो। सेंसर कर दिया गया, सेंसरशिप लॉ लगा दिया गया, लोगों से फ्रीडम ऑफ राइट जो है, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो छीन ली गई। कंजर्वेटिव्स ने ये किया। ओके, तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ट्रीटी ऑफ वियना से रिलेटेड। नाउ बच्चों, इसी पे सेंसरशिप से रिलेटेड ही ये फोटो है, आपकी बुक के अंदर दी हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी आजकल आते हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। ओके, सो दिस पिक्चर इज ऑफ क्लब ऑफ थिंकर्स। ओके, एंड देयर आर 8 प्रोफेसर्स सिटिंग इन अ वेरी टेंस्ड पोजिशन एज यू कैन सी, and they have got muzzles. Don't mistake it with the corona mask, they are not wearing corona mask. Okay, ये muzzles हैं जो उन्होंने लगाया हुआ है so that उनको अगर बोलने की भी इच्छा हो ना तो वो नहीं बोल पाएँ। ओके, और ये लोग यहाँ बैठ करके क्या सोच रहे हैं कि हमसे बोलने की जो राइट है वो तो छीन ली गई है, अब जो हमें राइट टू थिंक जो हमारे पास है, जो सोचने की हमारे पास राइट है, वो कब तक रहेगी हमारे पास। ओके, ये सोच रहे हैं ऐसा। सो द 8 प्रोफेसर्स ऑन द कैरिकेचर आर मजल्ड टू रिस्ट्रेन देमसेल्फ फ्रॉम स्पीकिंग in case they feel tempted to speak or criticize the 1815 regime. So the intellectuals are left only with their right to of thought. ठीक है, उनके पास सिर्फ एक ही right है, that is right of thought, and cleverly pose the question how long they will still be allowed to think. और ये caricature के थ्रू क्वेश्चन पूछना चाह रहा है आर्टिस्ट कि कितने टाइम तक उनको और सोचने की आज़ादी दी जाएगी। ओके, अंडर दिस कंजर्वेटिव 1815 वाला रेजिम, जो नया एक रेजिम आया है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट कंजर्वेटिव्स। नाउ लेट अस डू फ्यू क्वेश्चंस। ओके, हु वाज प्रोक्लेम्ड द किंग ऑफ फ्रांस इन 1815? ए लुई फिलिप, बी लुई 16, सी लुई 18, डी चार्ल्स 10। वेरी इजी राइट, बहुत इजी क्वेश्चन है। लुई 18 जो है उसको राजा बनाया, सी है इसका आंसर। हु होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना? ड्यूक मेटरनिक, फ्रेडरिच लिस्ट, अर्नस्ट रेनन और लुई फिलिप। सो 5 4 3 2 1 ऑन योर मार्क, गेट सेट, गो। आई थिंक मेरे सारे बच्चों ने सही आंसर किया होगा। इट इज ए। द क्लब ऑफ थिंकर्स अनोनिमस कैरिकेचर क्या होता है बच्चों? जब हम कार्टून के थ्रू कोई इंपॉर्टेंट मैसेज देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ओके, तो द क्लब ऑफ थिंकर्स अनोनिमस कैरिकेचर, अनोनिमस क्योंकि किसने बनाया है पता नहीं है, नाम नहीं पता हमें आर्टिस्ट का। डेटिंग टू 1820 डिपिक्ट्स, क्या दिखाता है? सेंसरशिप, राइट टू वोट, नेशनलिज्म, रोमांटिसिज्म। किसके बारे में था ये? सो इट वॉज अबाउट 5 4 3 2 1 on your mark, get set, go. I think सबका आंसर सही है and the answer is censorship. Very good, A. Now next group of people is revolutionaries. अब ये revolutionaries आए क्यों हैं? ये revolutionaries वो लोग हैं जो 1815 के सेंसरशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। ठीक है, so one of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of press. Okay, तो ऐसे लिबरल नेशनलिस्ट जो बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कंजर्वेटिव से, क्योंकि उनसे फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया गया था, उन लोगों का एक नया जो ग्रुप फॉर्म हुआ है उसको रिवोल्यूशनरीज कहा गया है। ठीक है, दे सॉ द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट एज द नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम। वो ये तो चाहते थे कि सेंसरशिप हटा दी जाए, उसके अलावा इनका क्या मानना था कि नेशन स्टेट जब क्रिएट होगा तभी जाकर के असली मायने में आज़ादी मिलेगी।
ठीक है. सो दे वर अगेंस्ट सेंसरशिप एंड दे वर इन फेवर ऑफ क्रिएटिंग नेशन स्टेट्स. Secret societies sprang up in many European states to train revolutionaries and spread their ideas. अब जब तुमने फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया है तो लोग अपने आइडियाज़ जनता तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं. तो ऐसे में क्या करेंगे, ऐसे में हम लगाएंगे जुगाड़. ठीक है, जुगाड़ क्या है कि सीक्रेट सोसाइटीज़ बनाएंगे. ठीक है, अब ये सीक्रेट सोसाइटी क्या करेगी, ये सीक्रेट सोसाइटी ऐसे छोटे मोटे पचड़े जो होते हैं ना, चिट्स जो होती हैं, उसमें अपने मैसेजेस लिखेगी. ओके, फिर ये चिट्स बना करके मैसेजेस को ऐसे रोल करके रात के टाइम पर सबके घर में ऐसे फेंक फेंक कर आ जाएंगे. लोग सुबह उठेंगे, वो आइडियाज़ को पढ़ेंगे और उनको एनलाइटेंड फील होगा. उनको लगेगा कि हाँ, हमें क्या करना चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए अपने राइट्स के लिए. उनका खून खौलेगा. ओके, तो सीक्रेट सोसाइटीज़ जो थी ना, वो इल्यूमिनाटीज़ की तरह थी. वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करते थे, लेकिन अपना मैसेज जो है वो लोगों तक पहुंचाते थे. और ये जो एरा था 1815 वाला, उस टाइम पे कई सारी सीक्रेट सोसाइटीज़ आपको देखने को मिलेगी यूरोप के अंदर. इनफैक्ट बच्चों, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी थी. एंड इट इज़ सो इंटरेस्टिंग टू स्टडी अबाउट देम. यू कैन जस्ट गो एंड गूगल अबाउट देम. मैं अभी आगे बताती हूँ उनके नाम क्या हैं. ठीक है, तो कई सारी सीक्रेट सोसाइटी बनी जो कि कैसे ऑपरेट करती थी, सीक्रेटली ऑपरेट करती थी, अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करती थी, लेकिन अपने आइडियाज़ जो हैं वो जनता तक पहुँचा देते थे. ठीक है, अमेजिंग, राइट, मैजिकल. नेक्स्ट, सो इसमें नाम आता है सबसे हमारे बड़े रेवोल्यूशनरी जो थे, जो बिल्कुल खिलाड़ी टाइप थे, वो थे जुसेप मजीनी. ठीक है, सो ही वॉज एन इटालियन रेवोल्यूशनरी. He was born in Genoa in 1807 and his efforts helped bring about the independent and unified Italy. इटली को पूरी तरीके से यूनिफाई करने में, आज़ाद कराने में इन्हीं का हाथ है. ठीक है, इनको हार्ट ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन कहा जाता है. ओके, ही वॉज द मेंबर ऑफ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी. सबसे पहले तो एक ये सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बोनरी थे, उसके मेंबर बने. उसके बाद 1831 में इन लोगों ने एक रेवोल्यूशन किया लिगारिया में. किस लिए भाई, इटली को आज़ाद कराने के लिए और इटली का यूनिफिकेशन करने के लिए. उसमें ये पकड़े गए, इनको एग्जाइल पे भेज दिया गया. एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला. ठीक है, जब देश निकाला कर दिया गया, बाहर भेज दिया गया, तो ये मॉर्सेल्स चले गए. नाउ मॉर्सेल्स इज़ इन फ्रांस, जो कि इटली से थोड़ा ही दूर है. ओके, ये मॉर्सेल्स गए, वहाँ पर इन्होंने एक पहली अंडरग्राउंड सोसाइटी बनाई, यंग इटली. ठीक है, लेटर ऑन ही वेंट टू बर्न. बर्न इज इन स्विट्जरलैंड. ठीक है, बर्न स्विट्जरलैंड में ये गए. वहाँ पर एक और इन्होंने नया सीक्रेट सोसाइटी बनाया, यंग यूरोप, इन 1834. कैसे याद रखना है, मसेल्स में आई आता है, इटली में भी आई आता है. ठीक है, बर्न जो है वो ई पे एंड होगा, तो यंग यूरोप जो है वो हमारा बर्न में बना है. ठीक है, 1834 में. अब इनका क्या मानना था, दैट नेशन इज अ यूनिट ऑफ, गॉड हैज़ क्रिएटेड नेशन टू बी द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड. इनका ये मानना था, भगवान ने क्या किया है, भगवान के अनुसार नेशंस क्रिएट होने चाहिए. इवन गॉड इज़ वेरीफाइंग इट कि नेशंस होना चाहिए. और नेशन के अंदर क्या होना चाहिए, एक नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड होना चाहिए. नेशन के अंदर, लोगों के अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ठीक है, नेचुरली जो लोग जिसके साथ रहना चाह रहे हैं, वो लोग खुशी खुशी आए, मिल जाएं और अपने आप को एक नेशन डिक्लेयर कर दे. ठीक है, सो जो नेचुरली साथ में मिलके रहना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है सेम लैंग्वेज हो, सेम कल्चर हो, सेम ट्रेडिशन हो, सेम उनका आउटफिट वगैरह सेम हो, खाने पीने का ढंग सेम हो. नहीं, जो भी लोग नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड होना चाहिए नेशन, और जो लोग साथ में रहना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द विश ऑफ द पीपल. इफ दे वांट टू स्टे टुगेदर, दे कैन बिल्ड अ नेशन. ओके, ऐसा इनका मानना था. नाउ ड्यूक मेटरनिक, हमारा ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था, उसने क्या बोला जुसेपे मजीनी के लिए, उसने कहा ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर. जुसेप मजीनी जैसे लोग जो हैं वो हमारे प्रेजेंट सोशल ऑर्डर के सबसे बड़े दुश्मन हैं. ये हमारी हिरार्की को ख़त्म करना चाहते हैं, ये जो हमारा ट्रेडिशन है उसको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं. ठीक है, ऐसा कहा मेटरनिक ने. ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है बच्चों कई बार. ओके, नाउ सम क्वेश्चंस. वेयर वॉज यंग यूरोप फॉर्म्ड. अभी अभी मैंने आपको ट्रिक दिया है, आई थिंक आप लोग ईजिली कर पाओगे. यंग यूरोप कहाँ पे बना था, बर्न, मार्सेल्स, वियना, वर्सेल्स. And the answer is 5, 4, 3, 2, 1. A. Bern. Okay.
वेयर वॉज यंग इटली फॉर्म्ड? यंग इटली कहाँ पे बनाया था? जोसेफ मजीनी ने 1832 में ये बनाया था इन्होंने। यंग यूरोप 1834 में बनाया था। तो बर्न, मर्सेल्स, वियना और वर्सेल्स। तो अगेन मर्सेल्स में आई आ रहा है, मैंने बोला था ऐसे याद रखो आप, ये मर्सेल्स में बना है। ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे किड्स। हम कल वाले क्लास में पढ़ेंगे द एज ऑफ रेवोल्यूशन, 1830 से 1848 तक लगातार जो रेवोल्यूशन हुए और रोमांटिसिज्म का जो आइडिया आया, क्या लोग उससे और ज़्यादा कनेक्ट कर पाए, क्या नेशनलिस्ट सेंटिमेंट फर्दर स्प्रेड हो पाया, क्या आगे चल के नेशन स्टेट्स क्रिएट हुए, अगर हुए तो कौन से नेशन स्टेट सबसे पहले क्रिएट हुए, ओके, एंड देन जो क्रिएशन नहीं हो पाया नेशन स्टेट का, उनका यूनिफिकेशन कैसे हुआ, ये सब हम आने वाले क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज़ द आरंभ है प्रचंड सीरीज, जिसमें हम पूरा का पूरा सोशल साइंस कवर करने वाले हैं। नोट्स चैप्टर के एंड होते ही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी, तब तक आप एनसीईआरटी रीड करते जाइए। नोट्स दूंगी तो नोट्स ही रीड करने लग जाओगे वरना, है ना। और प्लस के ऊपर हमारा एक जो कोर्स है वो ऑलरेडी चल रहा है, विच इज़ कॉल्ड तैयारी जीत की, जिसमें हम लगभग हर चैप्टर के 200 से 300 क्वेश्चन जो हैं सोशल साइंस के सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने इतने क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए तो एग्ज़ाम में 80 में से 75% नंबर जो है वो तो गारंटीड है। ठीक है, पढ़ाई नहीं भी की ना, सिर्फ ये क्लासेस अटेंड कर लिए तो गारंटेड हैं आपके 75 नंबर्स, ओके। Now on special also one new series has got launched, which is called English, and this Sunday I am launching Hello History in our special class, where I take classes every day at 12:30 p.m. Okay, so please all of you can come and join me on Plus as well. First step, download the app. Second step, manage goal select करो. Third step, get subscription पे click करो. फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, RSYT कोड यूज़ करो क्योंकि 10% डिस्काउंट मिलेगा, एंड देन कॉइन रिडीम करके आ जाओ पढ़ने के लिए। बच्चों ये चैनल आप फॉलो कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, ओके, like this video, share it with your friends, and don't forget to use the code RSYT whenever you feel like taking the subscription. Thank you so much kids. Thank you. Bye bye. Take care. Be safe.